हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम आज 8 मई 2020 का लेके आए हैं, जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल को डिस्कशन करेंगे। साथ में ही इसके अंदर हम हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए किस तरीके से आप आर्टिकल्स में से हैंड रिटन नोट्स को तैयार कर सकते हैं उसको आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टडी टाइम ओनली के नाम से है। टेलीग्राम में जाइए और @स्टडी टाइम ओनली सर्च करिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वेरियस इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको भी आप ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख रहे होंगे फ्रंट पेज में ही एक न्यूज़ आई है, विजैक गैस लीक क्लेम्स 11 लीव ओवर 350 हॉस्पिटलाइज्ड। तो ये बहुत दुखद सूचना है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इसमें से भी जो भी इम्पोर्टेंट्स है इसके ऊपर एक आर्टिकल्स भी आया हुआ है। तो दोनों दोनों आर्टिकल को और इसको हम दोनों को साथ में मिला के उसका डिस्कशन करेंगे। एंड आगे चलते हैं एडिटोरियल पेज के ऊपर, जहां से हमको एडिटोरियल को डिस्कस करना है, जो भी हमारे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो देखिए, टॉक्सिक डिजास्टर की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये वाला आर्टिकल और जो पहले पेज में आर्टिकल आया हुआ, दोनों को हम मिला के डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जो हमारा चल रहा है, इसके बीच में किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा, इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। साथ में ही यहाँ पे सेकंड पेज में पेज नंबर 7 के अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, शुड हेल्थ केयर बी अ फंडामेंटल राइट। क्या हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट बनाने की ज़रूरत है या नहीं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर विजडम ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो किस तरीके से हमें अपनी विजडम को यूज करना है और वाटर को बचाना है, पेंडेमिक के टाइम पे क्या चीज़ें हमें निकाल के लेके आनी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप एक बार इस फिगर के अंदर इस फोटो को नज़र मार सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कह सकते हैं कि हंसी मजाक के लिए ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लिक्वर को किस तरीके से यूज किया जा रहा है यहाँ पे, आज इकोनॉमिक जो है हमारी लिक्वर के बेसिस में ही बची हुई है, और उससे एक तरीके से ऐसा इस फिगर में दर्शाया गया है कि लिक्वर में ही इकोनॉमी तैर रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो चलिए आज का आर्टिकल हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के टाइम पे किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम अपने हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो पहला आर्टिकल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्शन पेंडेमिक से रिलेटेड। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन मेंशन है कि जो आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है, मैंने इसका क्रक्स निकाल लिया है कि जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, ना उसको उतना ज़्यादा उसमें घुसना है, क्योंकि वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो ये आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे जो है मिनिस्टर बन सकता है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे बताया गया है कि 6 महीने तक के लिए यहाँ पे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, विदाउट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और पार्लियामेंट। अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है, फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन अप टू 6 मंथ। तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल या फिर पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी होगी। सेंटर में अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट आ जाता है, और स्टेट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल आ जाते हैं। तो इन दोनों की मेंबरशिप उसको लेना जरूरी है। अब देखिए, एक प्रोविजन ऐसा होता है कि या तो गवर्नर नॉमिनेट करे या तो इलेक्शन के थ्रू वो वहां पे नॉमिनेट हो। तो आर्टिकल 171 क्लॉज 3 और आर्टिकल 171 क्लॉज 5, ये दोनों आर्टिकल बाय हार्ट आपको याद रखने हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि गवर्नर क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, गवर्नर क्या कर सकता है, एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, पर्सन विद स्पेशल नॉलेज। अगर उसे किसी भी फील्ड के अंदर स्पेशलिटी नॉलेज है तो उस पर्सन को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है।
तो महाराष्ट्र के अंदर यही चीज़ें निकल के आई थी कि उसको नॉमिनेशन की बात की जा रही थी कि नॉमिनेट करेंगे, फिर गवर्नर ने वहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया, तो अब इलेक्शन की बात चल रही है कि अब वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए इसके अंदर एक सेकंड हम देख लेते हैं जो आर्टिकल के अंदर ये हमारा केस मेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 2001 का ये केस है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए बढ़ना है आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, विदाउट मेंबर, अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, अगर आप पार्लियामेंट की मेंबर नहीं हैं, तो एक्सटेंड ऑफ ऑफिस ऑफ टर्म, जो आपका टर्म ऑफ ऑफिस है उसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है, जो इलेक्शन के थ्रू आती है, तो उसकी भावनाएं यहाँ पे ऐसा ना हो कि हर्ट हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन के थ्रू कोई पर्टिकुलर नहीं आएगा, तो एक तरीके से जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फेल हो रहा है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा भी इसके अंदर रह रहे हैं विदाउट इलेक्शन, बिना चुने हुए, आप 6 महीने से ज़्यादा सीएम की पोस्ट में या मिनिस्टर की पोस्ट में हैं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होती है, तो इसलिए इसको ये मना किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक निकल के आया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन किया जा सकता है राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों को रखा है, राज्यसभा सेंटर में और स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनडेफिनेटली पीरियड के लिए। अगर कुछ ऐसा प्रोविजन आता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कुछ इमरजेंसी निकल के आएगा, तो उस केस में ये चीज़ किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, इनके अंदर जो है 6 महीने तक के लिए प्रोविज़न है कि 6 महीने जो है इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आर्टिकल नंबर 172 क्लॉज 1। आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बारे में मेंशन है कि अगर इमरजेंसी होती है, कुछ स्टेट के अंदर इमरजेंसी आती है, तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता है। इन एडिशन टू, उसके बाद जो है 6 महीने तक के लिए और उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक इलेक्शन जो है यहाँ पे पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, शुड हेल्थ केयर बी अ फंडामेंटल राइट? क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट हम बना सकते हैं, ये बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है अराइज हो रहा है, इसके ऊपर 20 एक्सपर्ट ने यहाँ पे बात की है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे और उसको देखेंगे क्या चीज़ें निकल के आई हैं। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपसे मैं बोलूँ कि अगर फंडामेंटल राइट किसी भी चीज़ को बना दिया जाता है, FR का दर्जा दे दिया जाता है, तो क्या होगा? कोई भी सपोज कोई भी बीमार हुआ और वो गया सपोज हॉस्पिटल के अंदर और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाता है, फैसिलिटी नहीं मिल, अगर उसके इलाज नहीं हो पाया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट को रेट इशू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा बर्डन बढ़ता जाएगा, हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा अलग है। जब हमारे लिए, जब अभी हम इतने अच्छे लेवल पे हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है कि हम सभी को इंश्योर कर सके, तो उस केस में हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट बनाना तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी जैसा काम होगा। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट बना भी देते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है, उससे फिर हमें लॉ लाना पड़ेगा और फिर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसके केसेस को सुनवाई कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड इसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं डिस्कस करी जा रही हैं। यहां से आप देख सकते हैं जो जो मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई है, तो ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से है वो सारी प्रॉब्लम्स को हम देख सकते हैं। क्यों हम हेल्थ सर्विस को फंडामेंटल राइट नहीं करार दे सकते हैं? तो अंडर स्टाफ सबसे बड़ी कंडीशन है, अंडर स्टाफ कि हमारे पास क्या है, डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। पर्टिकुलर जो होता है डॉक्टर टू पेशेंट एक रेशियो होता है या फिर डॉक्टर टू कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो वो जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पर आपको याद रखना है अंडर रिसोर्स्ड, हमारे पास रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। कभी भी इस तरीके से ऐसे पेंडेमिक जैसे महामारी जैसी निकल जाती है या कुछ भी इस तरीके से आ जाता है तो हमें बाहर से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ जाता है। तो अभी भी
हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया के अंदर नहीं है बहुत अच्छे लेवल पे, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो बहुत ही कम है। अभी कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए किस तरीके से, पर फिर भी अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे पास ये बहुत कम है। प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है, नॉर्मल सी हुआ है, नॉर्मल चीज़ है, तो वहाँ पे आपका चेकअप हो सके, आगे वो डिसीज़ बड़े लेवल पे ना जा पाए, आप हॉस्पिटलाइज ना हो पाए, इसलिए ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम रखा जाता है। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं हमारा पॉइंट, हेल्थ केयर जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग लॉ बनाते हैं, अलग अलग यहाँ पे काम होता है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए हेल्थ केयर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट निकल के आता है। यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं कि हेल्थ केयर को हम पूरी तरीके से स्टेट से ना छीने, यहाँ पे इसको कंकरेंट लिस्ट में ला दे। तो एक तरीके से यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज हम करेंगे, जहाँ पे ऑल इंडिया की हेल्थ की फैसिलिटी जो है यहाँ पे की जाएगी, कि ऑल इंडिया लेवल पे हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट सब्जेक्ट से हम उसको कंकरेंट सब्जेक्ट के कंकरेंट लिस्ट के अंदर हम इसके मूव करें। तो ये पहला पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अभी तक अपना 2% जीडीपी से ज़्यादा कभी भी हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर जो है कभी खर्चा नहीं किया है। तो 2% ऑफ जीडीपी अगर आप बात करें हेल्थ के अंदर सिर्फ खर्चा होता है, तो ये बहुत ही कम है अगर आप देखें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये भी आपको एक पॉइंट जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस डायमेंशन हमारे क्लियर हो गए हैं। देखिए ये पॉइंट आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए मेंशन किया है कि 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अगर मैं बात करता हूँ तो 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे से इंप्रूव कर सकें या फिर अपनी दवाई को कर सके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बात करी, तो अब हम मूव करते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम बात करते हैं। ये इसे रिकमेंड किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर, इसे रिकमेंड किया गया था 2017 में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किस लिए रिकमेंड किया गया था। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी को अचीव करने के लिए हमारा जो विजन था कि सभी को हेल्थ फैसिलिटीज में मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी पोजीशन क्या है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े पद में है या छोटे पद में है, या बहुत रिच है या बहुत पुअर है, या उसकी कास्ट क्या है या उसके रिलीजन क्या है, इन सभी चीज़ों को ना देखते हुए हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है प्रोवाइड करवाएं सभी पर्सन को। आयुष्मान भारत की अगर मैं बात करता हूं, तो आयुष्मान भारत जो हमारा आया है वो इसके टोटली 2 कंपोनेंट है, आपको याद रखना है। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, और सेकंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोनों को हम बारी 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 करके देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, तो इसके अंदर आपको याद रखना है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। याद रखिएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। हमने जो पहले बात की कि जो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके अंदर एसेंशियल ड्रग्स और डायग्नोसिस कुछ सर्विसेज जो होंगी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसका जो पार्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो इसका जो एम है, क्या एम है, प्रोवाइडिंग द हेल्थ इंश्योरेंस। यहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, कितने की, 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली साइज। ये मैटर नहीं करता है कि फैमिली साइज कितना है, 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, मतलब एक तरीके से 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस मिलेगा। याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन अगर होते हैं, प्राइमरी तो फ्री ही है, हमने देख लिया यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहेगा। जब सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए तक की फैमिली पर ईयर जो है
मिलेगा इंश्योरेंस कवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 10.74 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज इसके अंदर आ जाती है। याद कर रखिए, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूं, ना कि मेंबर्स की। तो 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज इसके अंदर हो जाती हैं। फैमिली साइज का इसके अंदर कोई वो नहीं है कि कोई कैप है कि इतने मेंबर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल टॉक्सिक डिजास्टर। अब यहां हम बात करेंगे टॉक्सिक डिजास्टर के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या कौन सी गैस रिलीज हुई है, कौन सा क्या हुआ है, क्या रूल्स हैं 1989 के जो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1984 में यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा कि आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसे अभी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इमिडिएटली मेडिकल नीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये जो केस हुआ है, इसको आप लोगों ने इसकी खबर तो काफ़ी सुनी ही होगी। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है 1984 के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1984 के अंदर भोपाल के अंदर गैस डिजास्टर हुआ था। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी। तो वो गैस का आपको नाम बताना है। चाहे तो आप उसके शॉर्ट फॉर्म बता सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसका फुल नेम बता सकते हैं। तो ये आपको बताना है, ये आपको होमवर्क है। आगे हम इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको और पहले पेज के अंदर जो भी एक न्यूज़ थी, दोनों को मिला के हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टॉक्सिक डिजास्टर एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई गैस के रिलीज होने से कुछ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, स्टीरीन एक गैस है, एक तरीके का ऐसा समझिए एक लिक्विड है जो नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है। लेकिन अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यार इनको जो है सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए था और बहुत सारी चीज़ें रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन रखा हुआ है, लगा हुआ था। तो सारी जो फैक्ट्रीज थी वगैरह सब कुछ क्या थी, क्लोज थी। जब क्लोज थी तो ऑब्वियसली हमारे टेम्परेचर बढ़ गया होगा। फिर जब इमीडिएटली उसे खोला गया तो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए, जिसकी वजह से ये गैस जो है लीकेज हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इमीडिएट इफेक्ट तो देखने को मिलता ही है, बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कैंसर जैसी शिकायतें जो हो गई हैं वो बढ़ जाती हैं इन गैसों की वजह से, और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स निकल के आती है, जैसे कैंसर वगैरह की ये सारी बीमारियां जो हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं थोड़ा स्टायरीन के बारे में। ये तरीके गैस हमने डिस्कस कर लिए, इसका यूजेस कहाँ है, इस आखिर इंडस्ट्री के अंदर क्या ऐसा बनता था, इसका क्या यूज होता था। तो प्लास्टिक को तैयार करने के लिए और सिंथेटिक रबर्स को तैयार करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया जाता था इस गैस के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये नेम्ड आफ्टर द स्टोरेक्स बेल्सम तरीके का एक ट्री है, स्टोरिक बेल्सम के नाम पे इसको रखा गया है, जो लिक्विड एम्बर ट्री है। ये ट्री से ये नेचुरली जो है ऑकर होता है, मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंटली ये कहाँ पे नेचुरली ऑकर होता है, तो स्मॉल क्वांटिटीज में। देखिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में आप सिनेमन अगर आप यूज करते होंगे प्लांट्स के अंदर और फूड्स के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा मिलता है। कॉफ़ी वगैरह हो गए, बीन्स वगैरह हो गए, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके कुछ जो रहते हैं परसेंटेज स्टायरीन के देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका यूजेस बहुत बड़ा है, आप इसका यूज़ देख सकते हैं एक बार कि यूज इन इंसुलेशन के अंदर यूज होता है, पाइप्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूजेस इसका होता है, पैकेजिंग करने में इसका यूज़ होता है, फूड कंटेनर में यूज़ होता है इसका, अंदर शूज़ वगैरह बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टॉयज़ हो गया, और इस तरीके से वेरियस चीज़ें हैं जिसका इसका यूज़ होता है। तो इसके यूजेस जो हैं आपसे क्वेश्चन के अंदर अराइज हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो एनडीएमए जो हमारा है उसकी हम गाइडलाइंस देखते हैं। डिजास्टर, जब भी इस तरीके का डिजास्टर आता तो यहाँ पे गाइडलाइंस आया कि इमरजेंसी प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, कि ऑन साइट होना चाहिए, ऑफ साइट प्लान होना चाहिए। तो इस तरीके की प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रेडी करके रखना चाहिए कि जब भी इस तरीके से कोई डिजास्टर होता है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, मोबाइल हॉस्पिटल बना सके। मोबाइल हॉस्पिटल कंपनी के अंदर ही, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई होता है तो अगर आप उसको पर्टिकुलर वहां से उठा के, कोई पर्सन इफेक्ट हुआ है तो वहां से उठा के अगर आप उसको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और उसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती है। तो इसलिए मोबाइल हॉस्पिटल होना चाहिए जो आपके वहाँ के आसपास होना चाहिए। हर एक इंडस्ट्री के पास में एक मोबाइल हॉस्पिटल होना ही चाहिए, वैन वगैरह इस तरीके से होनी चाहिए कि जहाँ पे एक स्टार्टिंग में फैसिलिटी वहाँ पे दी जाए। और ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने चाहिए, जो ट्रेंड होने चाहिए, जो बिल्कुल इस तरीके से कभी भी खतरा देखने को मिलता है, कुछ होता है तो फटाफट इसके ऊपर एक्शन ले सकें और उस इंसान की वहाँ पे जान बचाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना सिर्फ गैस रिलेटेड है बल्कि आप इसको जनरल पर्पस में कहीं पे भी आंसर में पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है अराइज होते आ रहे हैं। डिजास्टर रिलेटेड कोई भी कंपनी होती है, कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, या फिर मैं बात करता हूँ नॉर्मल से एक इंडस्ट्री जहाँ पे इस तरीके से काम चल रहा है, जहाँ पे ऐसा है कि डिजास्टर होने के चांसेस हैं, तो वहां पे ये चीज लेके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल्कि ये तो मैं कहता हूँ हर एक कॉलेजेस और बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी ये फैसिलिटी जो है आसपास होना चाहिए कि इस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकें, जहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेडिकेटेड एक मैन पावर होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों में एक वर्क करे, तो वो भी होना चाहिए। और सेफ्टी ऑडिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा हम सेफ्टी ऑडिट्स का ध्यान रख सकते हैं। कल को अगर आग लगती है तो हमारे पास क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं, क्या हमारे पास ऐसे सेफ्टी मेजर्स हमने तैयार किए हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या हमने इस तरीके से जो भी हमें बताया गया है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं या नहीं, उसका स्टॉक है या नहीं है, रेगुलर उसकी मॉक ड्रिल हो रही है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने तैयार कर दिए और 6 महीने साल भर तक कोई डिजास्टर नहीं हुआ या कुछ इस तरीके से नहीं हुआ। देखिए डिजास्टर जो होता है तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ इंटरवल में होगा, टाइम पीरियड में ही हो रहा है तभी आप उसके लिए वो रहेंगे। वो डिजास्टर तो कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए रेगुलर मॉक ड्रिल होना चाहिए। जिस तरीके से आर्मी जो है ड्रिल करती है, पहले से ही तैयार रहती है, उस तरीके से आपको भी यहाँ पे तैयार करते रहना चाहिए। कम से कम 6 महीने या 4 महीने 3 महीने के अंदर एक ड्रिल होना बहुत जरूरी है। कभी इस तरीके से होता है तो आप उसके ऊपर कैसा एक्शन लेंगे, आग लगती है तो कैसा एक्शन लेंगे, या कुछ और हजार्डियस जो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे नहीं हुआ है कि कभी भी इस तरीके से डिजास्टर चलो हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इंडिविजुअल यूनिट है उसके अंदर रह रहे हैं वो किस तरीके से अलार्मिंग सिस्टम के यूज करे, अलार्म करे, वार्निंग दे डिजास्टर से रिलेटेड, कि जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पे वो बच सके और वहाँ पे वो सेफ्टी मेजर्स ले सकें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बताया जाए, वहाँ पे जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़े, कोऑर्डिनेशन रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी रहेंगे, तो आप देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है। एनडीएमए की गाइडलाइंस में जरूर बोलूँगा कि इस लेक्चर को आप बिल्कुल शेयर करिए हर एक जगह, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के अंदर, हर एक जगह, जिससे लोगों को क्या हो सके, एजुकेट हो सके लोग, और लोगों को ये चीज़ समझ में आए, पता चले कि यार हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रिकॉशंस उठाने हैं और उनका जो है एक तरीके से एक्शन ले सके। तो ये सारी चीज़ें हमने इस आर्टिकल की ओर डिस्कस करी। Now the next article which we are going to discuss is related to water and that is water wisdom during a pandemic। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाटर विजडम के बारे में। डिटेल में इस आर्टिकल को देखेंगे, किस तरीके से वाटर को हमें बचाना है, किस तरीके से हमको इसके अंदर की चीज़ों को निकाल के लाना है बाहर और बचना है हमें, ठीक है, वाटर से। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि वर्ल्ड वाटर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको याद रखना है। तो ये तो सभी इस बार ऑनलाइन ही हुआ है, कुछ ऐसी मीटिंग नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं ड्यू टू पेंडेमिक डिसीजेस कोविड-19 की वजह से। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम अब देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाटर विजडम की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है जो आपको याद रखना होगा और जो
आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्या कि वाटर, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इस बार की 2020 की जो थीम थी, वो थीम क्या है, वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो यहाँ पे वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, देखिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि वाटर किस तरीके से आपका इंस्पायर करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। नॉर्मल सी चीज है, वाटर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज के। अगर आपको देखना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो आप वाटर को पकड़ लीजिए। तो वाटर क्या करेगा, आपका क्लाइमेट चेंज को पूरी तरीके से समझा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे समझाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर क्लाइमेट बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे देखिए मैं आगे इसके डिस्कस करता हूं। जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, वार्मर क्लाइमेट हो रहा है। अब जो क्लाइमेट हमारा गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ी, नॉर्मल जो हमारे यहाँ टेम्परेचर होता था उसके कंपैरिजन में जो टेम्परेचर हो रहा है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मोर वाटर टू इवेपरेट फ्रॉम द लैंड ऑफ ओशन। अब लैंड से जो आसपास, जो हमारे आसपास जो पानी है और ओशंस वगैरह से जो पानी है, जहां हम पानी रखते हैं, तो वहां से पानी क्या हो रहा है, इवेपरेट हो रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे। जो कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हीट होगी, उतना ज्यादा वाटर इवेपरेट होगा। जब वाटर इवेपरेट होगा तो क्या होगा, वार्मर एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसे होल्ड करके रखेगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर जब थोड़ा सा ठंडा होता है तभी तो बारिश होती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर क्या होगा, वार्म रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, तो वो जो क्या करेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। एक एक्चुअल डाटा यहाँ पे दिया गया है कि 4% ऑफ द वाटर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर राइज होता है तो 4% वाटर जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर वाटर को ज्यादा होल्ड करके रखा जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखा जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, पानी नीचे नहीं गिरेगा। जब पानी नीचे नहीं गिरेगा अर्थात बरसात नहीं होगी, रेन नहीं होगी। जब रेन क्या होगी, जो जिस टाइम पीरियड में रेन आनी चाहिए वो उस टाइम पीरियड पे नहीं आएगी। ठीक है, जब रेन बाद में आएगी तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है कि वेरियस जगह पे सूखा देखने को मिल सकता है, कहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। क्लाइमेट चेंज का असर है ये, तो उसकी वजह से बाढ़ आने को देखने को मिल सकती है। तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पिछले 2 या 4 साल के अंदर अगर आप न्यूज को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर आप देखने को पा रहे होंगे किस तरीके से बहुत सारी जगहों पे सूखा देखने को मिल रहा है, जहां बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है और खेती बिल्कुल बर्बाद हो जा रही है। उसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रही है। जहाँ पे फूड की जो एग्रीकल्चर जो है, लोग जो है मर रहे हैं, यहाँ पे फार्मर जो है आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ की संभावना आ गई है, बाढ़ जैसी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर चला गया है, बहुत सारे नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से डिजास्टर पिछले कई दिनों में देखने को मिला है और ये सारी चीज़ें हम वाटर से और क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर राइज होगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट वाटर जो है राइज होगा। यहाँ पे जो सी लेवल है वो राइज होगा। जब सी लेवल राइज होगा, अगर मैं बात करता हूँ जो जैसे कोस्टल एरिया के पास में जो लोग रहते हैं, ये कोस्टल एरिया है, तो वाटर लेवल पहले यहीं तक रहता था, फिर ये वाटर लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच गया सपोज। तो जो लैंड यहाँ पे पहले ऐसा था कि जहाँ पे सैलिनिटी ऑफ जो सॉइल है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर है वो आगे तक जाएगा तो सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज होगी। जब सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो डायरेक्टली क्या होता है, आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी पे इनहेंस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, हमारी खतरे में आएगी, फूड सिक्योरिटी नीचे की ओर जाएगी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया, अब हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो वाटर रिसोर्स की हमें प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कोई योजना लेके आएगी, कोई स्टेप उठाएगी तभी हम करेंगे। हमें अपने लेवल पे वाटर को बचाना है, तो हमें अपने लेवल पे यहाँ पे वर्क करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने लेवल पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब भी पानी गिरता है, जब भी बारिश होती है, तो हम इंश्योर करें कि हम उस पानी को बचाएं। किस तरीके से हम उस पानी को बचाएं, इस तरीके से ऐसा ना हो कि वो पानी बिल्कुल बहता जा रहा है और नालियों में जाके मिल रहा है जिसका कोई यूज नहीं है।
तो ये आप याद रख सकते हैं। टैंक्स हम बना सकते हैं, पॉन्ड्स बड़े बड़े बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं जो एक्सेस ऑफ रेन वाटर है। तो हम इस तरीके से गांव के अंदर जो है तो हम अपने लेवल में कितना कर सकते हैं, कुएं वगैरह खुदवा सकते हैं। ये इस तरीके से चीज़ें जो करना हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे हम ये इस सारी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं जिससे हम वाटर को अपने बचा सकें। जो भी फालतू का वाटर हमारा वेस्ट जाता है वो वेस्ट ना जाए, इसकी वजह से हमें ये चीज़ करनी है। और फिर सपोज हम वाटर को कितना कम यूज़ करें उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। कम यूज करके कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत वहाँ पे 1 गिलास वाटर की है, 1 गिलास वाटर की है, ये सपोज 1 बाल्टी वाटर की है, तो आप बिल्कुल बहाए जा रहे पानी। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है छोटे से छोटे लेवल पे। अगर आप हाथ धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो छोटी छोटी में आप इंश्योर करें कि आप नल ना खुला छोड़ें, कि नल चालू हुआ है और आप हाथ धोए जा रहे हैं तो 20 सेकंड जो आपने हाथ धोए तो वहाँ पे कितना पानी वापस बह गया वो आपने देखा नहीं। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। ब्रश करते समय, नहाते समय आप इंश्योर करें कि आप कितना पानी बचा सकते हैं अपने लेवल पे। अगर आप ये चीज़ इंश्योर करेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारी जो वाटर की प्लानिंग है वो एक तरीके से सक्सेस हो पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ योजना गवर्नमेंट ने योजना निकाल ली, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और उस चीज़ का बचाव नहीं हो सकता है। हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर मूव करना है, जहाँ पे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकें। हम ऐसा इंश्योर कर सकें कि कम पानी में हम किस तरीके से पैदावार को बढ़ा सकते हैं। हमारा पानी जो है हम एग्रीकल्चर में जो यूज़ कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम इंश्योर कर सकते हैं। हम इसके रिगार्डिंग हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से हम वाटर को अपने बचा सकते हैं। तो कैसा रहा आज का लेक्चर? आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हर जगह फैला दीजिए। बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए, उनको पता चल पाए कि वो किस तरीके से द हिंदू के लेक्चर को पढ़ के यहाँ पे अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे और फिर आप वहां से अब चीज़ों को फटाफट पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं ये गारंटी देता हूँ, ये मेरी गारंटी, पर्टिकुलर पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हैं महीने भर, 2 महीने या 3 महीने देखते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान जिसने पहले कभी द हिंदू नहीं पढ़ा है, अगर वो इंश्योर करता है कि वो मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहा है और चीज़ों को फॉलो कर रहा है, नोट्स बना रहा है, तो एट द एंड 2 से 4 महीने के अंदर वो इसके अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी कि वो द हिंदू के एनालिसिस को खुद से एनालिसिस कर पाएगा और आर्टिकल्स को पढ़ पाएगा, सारे जो प्रॉब्लम्स इसको समझ पाएगा। और आपको प्रॉब्लम न जाए इंग्लिश की, अगर कोई आपको इस तरीके से प्रॉब्लम जाती है तो उसके लिए हम अलग से एक सेशन लेके आते हैं द हिंदू वोकैब को। तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब आती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि आप उसको एग्जाम में यूज करिए और आपको प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए हम वोकैब का सुबह सुबह एक सेशन लेके आते हैं। तो उसको भी आपको बिल्कुल देखना ना भूलना है, जिससे आप सारी चीजें एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकें और आप इन सभी चीजों का फायदा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ और आगे लेक्चर्स के लिए।